Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 20th January 2022 and today's important points from nursing subjects are: first point, diabetes insipidus due to deficiency of ADH. डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक डिजीज़ जो है ये एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। नॉर्मली हम डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करते हैं तो वो कंडीशन हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण देखी जाती है, लेकिन इस डायबिटीज़ इंसिपिडिस का संबंध एडीएच हार्मोन से है, ना कि इंसुलिन से। याद रखिएगा, एडीएच हार्मोन हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाला इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में यूरिन आउटपुट को रेगुलेट करता है। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी ऐसा हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में यूरिन आउटपुट को कम करता हो, डिक्रीज यूरिन आउटपुट कॉज करता है। जब किसी पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होता है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले पॉलीयूरिया, बिकॉज वाटर इज नॉट रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द यूरिन। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी क्लाइंट में एडीएच हार्मोन नहीं बन रहा है तो इस पेशेंट के अंदर कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन ना हो पाने के कारण एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन आउटपुट होने लगेगा। ऐसा कई बार देखा जाता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट में प्रतिदिन 20 लीटर तक यूरिन आउटपुट हो जाता है। नॉर्मली यूरिन आउटपुट जो है 1.5 लीटर्स होता है, 1500 ml होता है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन होने पर पेशेंट एक दिन में 20 लीटर तक यूरिन आउटपुट कर सकता है। और इस डायबिटीज़ इंसिपिडस का कोज एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट में किसी पर्सन को सर में चोट लग जाए तो वहाँ पर भी डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन देखी जा सकती है। और याद रखिएगा, अगर पेशेंट को इतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है तो फिर उसे एक्सेसिव थ्रस्ट फील होगी, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी और इस कंडीशन को आप पॉलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं। एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होने के कारण अब पेशेंट में डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन डेवलप होने लगेगी और पेशेंट में ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखी जाएगी। इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी। हमेशा याद रखें, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है तो डिक्रीज होती है और यूरिन आउटपुट यदि किसी में कम है तो ये इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। प्रीवियस एग्जाम में इस चीज़ को पूछा भी गया है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है या घटती है, तो आप बताएंगे यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती कितनी है तो आप बताएंगे 1.0052 टू 1.030। दिस इज द नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। समराइज करते हैं एडीएच के फंक्शंस को। याद रखिएगा, एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और इसका काम है ट्यूब्यूलर वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। नेफ्रॉन्स में ट्यूब्यूल्स से वाटर को रीएब्जॉर्ब करना इसका मेन फंक्शन है। ऐसा करके ये यूरिन की मात्रा को रेगुलेट करता है। एडीएच के इफेक्ट के कारण जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो घटी रहती है, कम रहती है, डिक्रीज रहती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
Next point, normally bowel sound reappears within 12 to 24 hours of abdominal surgery. याद रखिएगा, किसी पेशेंट में एब्डोमिनल सर्जरी के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर बाउल साउंड्स वापस आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अगर किसी क्लाइंट में 24 घंटे के बाद भी बाउल साउंड नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है पेशेंट में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, जिसके बारे में हमें ध्यान देना आवश्यक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सर्जरी के बाद जब पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स रीअपियर हो जाए तो उस समय ही आप पेशेंट को सबसे पहले लिक्विड या फ्लूइड देते हैं। याद रखिएगा, सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जब पहली बार पेशेंट को कुछ दिया जाता है तो वो हमेशा लिक्विड या वाटर होता है, और इसे देने से पहले आपको पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। गैग रिफ्लेक्स आने के बाद आप पेशेंट को फ्लूइड दे सकते हैं, और पेशेंट में बाउल साउंड आने के बाद आप उसे सेमी सॉलिड या सॉलिड सब्सटेंस खाने के लिए दे सकते हैं। जब तक पेशेंट में बाउल साउंड नहीं होंगे तब तक आप उसे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देंगे। ये दोनों ही चीज़ें प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, bile produced by liver and stored into the gallbladder. बाइल का काम है फैट का डाइजेशन या इमल्सिफिकेशन, और बाइल का प्रोडक्शन लीवर द्वारा किया जाता है। बाइल लीवर द्वारा प्रोड्यूस्ड होकर गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है और शरीर की आवश्यकता अनुसार यहाँ से इसका रिलीज किया जाता है। हमारी बॉडी के द्वारा प्रतिदिन 500 से 800 ml बाइल का सिक्रीशन या प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट डिग्री और पार्शियल थिकनेस बर्न, ओनली एपिडर्मिस इज अफेक्टेड। याद रखिएगा, फर्स्ट डिग्री बर्न या पार्शियल थिकनेस बर्न में हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर, एपिडर्मिस लेयर, प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोहान्स डिजीज, लो फैट डाइट। हमेशा याद रखेंगे, क्रोहान्स डिजीज के पेशेंट को हम लो फैट डाइट देते हैं। ऐसी डाइट देंगे जिसके अंदर फैट की मात्रा कम से कम हो। नेक्स्ट, फर्स्ट साइन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर इज पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टिकुलर कैंसर का पहला साइन क्या है तो आप बताएंगे एबनॉर्मल पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का एबनॉर्मली पेनलेस एनलार्जमेंट टेस्टिकुलर कैंसर का पहला साइन माना जाता है। नेक्स्ट, हॉटकिंस डिजीज, मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड्स। अगर किसी क्लाइंट में लिम्फ नोड से संबंधित कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, तो ये कंडीशन हॉटकिंस डिजीज के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 20% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट गोज टू किडनी। याद रखिएगा, हमारे कार्डियक आउटपुट का 20% किडनीज को दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला अमाउंट है। कार्डियक आउटपुट का मतलब है हमारे हार्ट के द्वारा 1 मिनट में कितना ब्लड एरोटा में पंप किया गया है, और इस कुल ब्लड का 20% अमाउंट किडनी में होता है, किडनी को जाता है। नॉर्मल यदि कार्डियक आउटपुट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लगभग 5 लीटर के आसपास कार्डियक आउटपुट होता है, जिसका 1 लीटर के आसपास किडनीज को दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, SIADH। SIADH का फुल फॉर्म है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन।
ऐसा सिंड्रोम जिसमें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एबनॉर्मली इनएप्रोप्रिएटली सिक्रीट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पर एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीशन देखा जाता है। इससे पहले हमने डिजीज़ पढ़ा था डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन में एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर SIADH कंडीशन ऑपोजिट है इसकी, यहाँ पर ADH का एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है। तो अब आप इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखेंगे, आइए जान लेते हैं। एक्सेसिव ADH प्रोडक्शन के कारण यूरिन आउटपुट जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, पेशेंट को यूरिन कम से कम बनेगा, क्योंकि ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ गया है, जिससे यूरिन की मात्रा बहुत कम बनेगी। और डिक्रीज यूरिन आउटपुट में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलेगी, यानी 1.030 से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। इसके अलावा बॉडी में एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के कारण हाइपरटेंशन कंडीशन डेवलप होगी, और बढ़े हुए फ्लूइड की मात्रा के कारण डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी सोडियम की मात्रा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने के कारण कम हो जाएगी। इसे आप डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। एडीएच हार्मोन्स की कमी होने पर और इसके एक्सेसिव प्रोडक्शन होने पर क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इन दोनों ही डिजीज कंडीशंस को हमने समराइज वे में डिस्कस किया। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को चोट लगने के बाद रोकने के लिए क्लॉट बनाया जाता है बॉडी के द्वारा। इस क्लॉट को बनने के लिए 13 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लॉट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आइए इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है कि कैल्शियम कौन सा नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, तो याद रखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 इज कैल्शियम। फिफ्थ नंबर पर आता है लेबाइल फैक्टर, सेवेंथ नंबर पर आता है स्टेबल फैक्टर। याद रखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 नहीं होता, देयर इज नो ब्लड क्लॉट फैक्टर नंबर 6, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, जिसे आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा हीमोफीलिया डिजीज ए, हीमोफीलिया टाइप ए में इसी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाती है। फैक्टर नंबर 9, जिसे आप क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी किन क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण होता है, इसे पूछा गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए डिजीज होता है, और क्लॉटिंग फैक्टर बी या क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से हीमोफीलिया बी डिजीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 की, जिसे आप स्टूवर्ट पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। 11वें नंबर पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या फिर इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी के नाम से भी जाना जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 है हैजमैन फैक्टर, और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 पर है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसे भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर
13 या क्लॉटिंग मैकेनिज्म का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो आप याद रखेंगे फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, 4, 8, 9, 13 इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 नहीं पाया जाता। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अगर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है तो ये कंडीशन मेनोरेजिया कहलाती है। नेक्स्ट टर्म आती है पॉलीमेनोरिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो ये कंडीशन पॉलीमेनोरिया कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म राइटिडेक्टोमी। राइटिडेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ लार्जर स्किन रिंकल्स और फोल्ड। अगर किसी पर्सन की बॉडी में स्किन के रिंकल्स आ गए हैं या फोल्ड्स हैं, बड़े स्किन फोल्ड्स हैं, तो उन्हें सर्जरी द्वारा रिमूव किया जाता है और ये सर्जरी राइटिडेक्टोमी के नाम से जानी जाती है। इस तरह की सर्जरीज रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लीफेरोप्लास्टी। ब्लीफेरोप्लास्टी का मतलब है प्लास्टिक सर्जरीज ऑफ आईलिड्स। अगर कोई पर्सन अपनी आईलिड्स या पलकों की सर्जरी करवाता है सुंदर दिखने के लिए तो ये प्रोसेस ब्लीफेरोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है जो कि नोज पर की जाती है। पर्सन एक बहुत ही हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है जिसने इस सर्जरी को करवाया था, प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज, इट इज कॉल्ड राइनोप्लास्टी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम का रेगुलेशन किन दो हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में अगर ब्लड के अंदर कम होने लगता है तो बॉडी के द्वारा पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। ये हार्मोन ब्लड में हो रही कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बोन के पास जाता है और बोन से कैल्शियम को निकाल कर ब्लड को दे देता है। ऐसा करके ब्लड में कैल्शियम की नॉर्मल मात्रा हो जाती है। हम सभी जानते हैं अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो मसल स्पाज्म आने लगेंगे और ट्रोसेसुसाइन देखने को मिलेगा। सो याद रखें, ब्लड में हो रही कैल्शियम की कमी को मेंटेन करने के लिए पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज किया जाता है जो कि बोन में मौजूद कैल्शियम आयंस को ब्लड निकाल कर ब्लड को पहुंचा देता है। अब इसके ऑपोजिट यदि बात करें कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, याद रखिएगा नॉर्मली हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल 8.5 से 10.5 के बीच होना चाहिए। अगर किसी पर्सन में 10.5 से ज़्यादा कैल्शियम होने लगा है ब्लड में तो फिर उस सिचुएशन में हमारी बॉडी द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का रिलीज किया जाएगा और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन हमारे ब्लड में मौजूद इस एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेकर बोन को दे देगा। याद रखिएगा ब्लड में मौजूद कैल्शियम आयंस को कैल्सीटोनिन बोन को ले जाकर दे देता है जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल बना रहता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट, डिपेंडेंट एडिमा सीन इन हार्ट फेलियर। अगर किसी क्लाइंट में हार्ट फेलियर हुआ है यानी कि शरीर की आवश्यकता अनुसार हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलेगी।
डिपेंडेंट एडिमा का मतलब है, मान लीजिए कोई पर्सन चेयर पर बैठा है इस प्रकार से पैर को लटका कर, तो पेशेंट में हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इस एरिया का जो ब्लड है हार्ट तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा ड्यू टू इनइफेक्टिव फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इस वजह से पेशेंट के इस हिस्से में ब्लड का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, यहाँ पर सूजन आ जाएगी, एडिमा डेवलप हो जाएगा। इसी को ही आप डिपेंडेंट एडिमा के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं हार्ट के इफेक्टिव पंपिंग एक्शन ना होने के कारण पेशेंट की बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक हिस्से में ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगता है और ये कंडीशन डिपेंडेंट एडिमा के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है इसे। नेक्स्ट पॉइंट, एच एच एन एस का फुल फॉर्म होता है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलार नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलार नॉन कीटोटिक सिंड्रोम ऐसा डिजीज कंडीशन जिसमें पेशेंट की बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो और फ्लूइड की मात्रा कम हो, कीटोन बॉडी की एब्सेंट हो, ये कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलार नॉन कीटोटिक सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, स्टारवेशन और फास्टिंग कॉजेज इंक्रीज कीटोन्स इनटू द ब्लड एंड यूरिन। जब कोई पेशेंट लंबे समय से स्टारवेशन में है, फास्टिंग में है, कुछ भी खा पी नहीं रहा है, तो उसकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए बॉडी द्वारा बॉडी में मौजूद फैट का ग्लूकोज में कन्वर्जन किया जाने लगता है और इस कन्वर्जन के कारण कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है और इसी वजह से ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर कीटोन की प्रेजेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज कितने समय की होती है तो आप बताएंगे अप टू 8 वीक्स। 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसे आप एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं और 8 सप्ताह से लेकर 40 वीक्स तक या फिर बच्चे के जन्म लेने तक फीटल स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन में फर्टिलाइजेशन के बाद 14th डे से 21 डे के बीच कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इस पीरियड में नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, एक्टोडर्म थिक हो जाती है और जिसके द्वारा न्यूरल प्लेट और न्यूरल फ्लूइड का निर्माण किया जाता है। याद रखेंगे 14 से 21 डेज की गेस्टेशनल एज पर नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, साथ ही साथ एक्टोडर्म थिक होकर न्यूरल प्लेट और न्यूरल फोल्ड का निर्माण करती है। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स इज डायरिया। आपने देखा भी होगा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट में डायरिया हो जाता है, ये इसका कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट के रूप में देखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस इन ब्रेस्ट कैंसर इज बोन एंड लंग्स। इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट कैंसर के मेटास्टेसिस की कॉमन साइट के रूप में बोन और लंग्स को देखा जाता है। मेटास्टेसिस शब्द का मतलब है कि कैंसर सेल्स का मेन कैंसर वाली साइट से निकलकर बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाना और वहां पर कैंसर कॉज करना। तो आप बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर सेल्स निकलकर सबसे ज़्यादा बोन और लंग्स को प्रभावित करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की मेटास्टेसिस की कॉमन साइट के रूप में बोन और लंग्स होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेव डिजीज अकर्स ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। ग्रेव डिजीज का कारण है थायराइड हार्मोन का बहुत ही ज्यादा सिक्रीशन होना, निर्माण होना। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लीडोकेन। लीडोकेन ड्रग का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ये आपको बताना है। सबसे पहला हार्ट ब्लॉक, सेकंड आता है डिक्रीज हार्ट रेट, थर्ड आता है कार्डियक अरेस्ट और फोर्थ आता है कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट को आप लीडोकेन दे रहे हैं तो उसमें हार्ट ब्लॉक, डिक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक अरेस्ट या कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स जैसे साइड इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। तो इस ड्रग को देते समय इन चारों के लिए आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट, अनडिसेंडेंट टेस्टिस नोन एज क्रिप्टोचिडिज्म। अगर किसी बच्चे में जन्म के बाद भी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आए हैं, मौजूद नहीं हैं, तो ये कंडीशन क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानी जाती है। इन लेटर लाइफ इट में कॉज टेस्टिकुलर कैंसर। अगर क्रिप्टोचिडिज्म का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए स्टार्ट में, तो लेटर लाइफ में इसके द्वारा टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा ड्यू टू ट्यूमर और एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स। सुपीरियर वेना कावा हमारी बॉडी की वो ब्लड वेसल है जो कि हमारी अपर बॉडी यानी हेड पार्ट से ब्लड को लाकर राइट एट्रियम में पोर करती है। और अगर इस ब्लड वेसल में किसी ट्यूमर या लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रुकावट हो जाए, तो ये कंडीशन सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम कहलाती है। एक बार फिर से समराइज करते हैं, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम में सुपीरियर वेना कावा में किसी लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट के कारण या ट्यूमर के बनने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन में अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टैकीकार्डिया और टैकीपनिया होगा। अगर किसी पर्सन को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे पहले उसमें टैकीकार्डिया और टैकीपनिया जैसी फाइंडिंग्स डेवलप होंगी। टैकीकार्डिया का मतलब है नॉर्मल हार्ट रेट से हार्ट रेट का ज़्यादा होना। नॉर्मली हार्ट रेट हम मानते हैं 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होती है हार्ट रेट, तो ये कंडीशन टैकीकार्डिया कहलाती है। और टैकीपनिया का मतलब है नॉर्मल से रेस्पिरेशन रेट का ज़्यादा होना। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, और अगर इससे ज़्यादा हो तो ये कंडीशन टैकीपनिया कहलाएगी। सिंपली अगर इसे समराइज किया जाए तो आप कहेंगे किसी पेशेंट को यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो सबसे पहले उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी और उसका सांस लेना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इन स्टेबल एंजाइना चेस्ट पेन अकर्स ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट। एंजाइना पेक्टोरिस का एक टाइप है स्टेबल एंजाइना, जो कि इतना डेंजरस नहीं माना जाता। इस प्रकार की एंजाइनल कंडीशन के अंदर जब पेशेंट कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक्सर्शन करता है, तो उसे चेस्ट पेन फील होता है, और चेस्ट पेन होते ही अगर वो थोड़ा सा रेस्ट ले ले तो उसे ये चेस्ट पेन रिलीफ हो जाता है। इस प्रकार का एंजाइना स्टेबल एंजाइना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल इज अ बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। याद रखिएगा, किसी भी मेडिसिन के पीछे अगर आपको लोल लगा हुआ मिले तो वो बीटा ब्लॉकर्स या बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर मेडिसिन कहलाती हैं।
अब हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर मेडिसिन्स कार्डियक वर्कलोड को कम करती हैं, साथ ही ऑक्सीजन डिमांड को भी घटा देती हैं। याद रखेंगे, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलॉल, और ये कार्डियक वर्कलोड और ऑक्सीजन डिमांड को कम करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी प्रिपरेशन के लिए दोपहर 3 बजे इसी तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और रात को 8:30 बजे इम्पॉर्टेंट MCQs के वीडियोस रेगुलरली अपलोड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुलियन-बेयर सिंड्रोम। गुलियन-बेयर सिंड्रोम और GBS, इसे आप एक्यूट इन्फ्लामेटरी पॉलीन्यूरोपैथी के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, GBS को आप एक्यूट इन्फ्लामेटरी पॉलीन्यूरोपैथी के नाम से भी जानते हैं। इट बिगिंस फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज, सो कॉल्ड असेंडिंग पैरालिसिस कंडीशन। गुलियन-बेयर सिंड्रोम में बेसिकली मसल्स के अंदर पैरालिसिस देखा जाता है, और पैरालिसिस कंडीशन की शुरुआत लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी पैरों से होती है। इस वजह से इसे हम असेंडिंग पैरालिसिस या असेंडिंग लिम्ब पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन में आपको रेस्पिरेशन का असेसमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि एक GBS का पेशेंट है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली आप क्या मॉनिटर करेंगे, तो हम इस पेशेंट में रेस्पिरेशन को इम्पॉर्टेंटली मॉनिटर करेंगे, बिकॉज अगर पेशेंट के रेस्पिरेशन रिलेटेड मसल्स कहीं रिलैक्स हो गए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर रेस्पिरेशन इन पेशेंट हु इज़ हैविंग GBS condition. Next point, example of hepatotoxic drug are tetracycline, chloroform, paracetamol and alcohol. ऐसी मेडिसिन जो कि लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, लीवर को डैमेज करती हैं, हेपेटोटॉक्सिक मेडिसिन कहलाती हैं, और इन मेडिसिन के अंदर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफॉर्म, पैरासीटामोल और अल्कोहल इम्पॉर्टेंट है। Altered body image is not a disease, it is a nursing diagnosis labeling to an actual or potential response to any disease. अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते समय नोट करते हैं अल्टर्ड बॉडी इमेज, तो ये अल्टर्ड बॉडी इमेज कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, ये किसी डिजीज़ में देखे जाने वाली एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्पॉन्स कंडीशन है। इट इज़ ओनली अ नर्सिंग डायग्नोसिस, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट, एन अटेम्प्ट टू टच और कॉन्टैक्ट बॉडी विदाउट कंसेंट कॉल्ड असॉल्ट। अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को बिना उसकी इजाज़त के या बिना किसी वैलिड रीज़न के आप टच कर रहे हैं तो ये कंडीशन असॉल्ट कहलाती है। नेक्स्ट, इफ पेशेंट हैव लो पोटेशियम लेवल, चेक फॉर डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग डिगॉक्सिन। अगर किसी पेशेंट को आप डिगॉक्सिन ड्रग दे रहे हैं और उसमें पोटेशियम की मात्रा कम होने लगे, हाइपोकैलीमिया डेवलप हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप तुरंत डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, इस ड्रग का लेवल चेक करेंगे। और याद रखिएगा, जब भी किसी पेशेंट में पोटेशियम की कमी होती है तो ECG के अंदर आपको U वेव दिखाई देती है। हाइपोकैलीमिया causes U wave in ECG, it is a abnormal wave. During IV therapy, never allow drip to be empty to prevent air in the vein. हमेशा याद रखेंगे, जब भी किसी पेशेंट को आप ड्रिप लगा रहे हैं, IV थेरेपी दे रहे हैं, तो आपकी जो IV ट्यूबिंग है वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। उसे अगर वो ख़त्म होने वाली है तो उसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड रहे, तभी उसे आप बंद कर दीजिए, अदरवाइज इसके थ्रू पेशेंट की बॉडी में एयर जा सकती है और इससे पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर
allow the drip to be empty to prevent entry of air into the vein. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।